everyone, I am Shalini Sharma in front of you and how are you? I hope you all are doing well. और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क्स गेनिंग टॉपिक है ये. तो लेट्स स्टार्ट. फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स. फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स को हम 4 टाइप से डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट वन है प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस, डेवलपमेंट फंक्शंस एंड मॉडर्न फंक्शंस. तो अब ये बहुत लेंथी टॉपिक है, तो इसको हम पूरे का पूरा एक क्लास के अंदर स्टडी नहीं कर सकते हैं. तो आज हम पूरे के पूरे फंक्शंस का ओवरव्यू ले लेते हैं और मैं होप करती हूँ कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस को कवर करेंगे. अदरवाइज सिर्फ प्राइमरी फंक्शंस आज पार्ट 1 में हो जाएंगे और नेक्स्ट टाइप से पार्ट्स डिवाइड करके मैं आपको ये पूरे फंक्शंस कंप्लीट करवा दूंगी. तो प्राइमरी फंक्शंस के अंदर हम लेते हैं कि डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना है, एडवांसिंग लोन, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, चेकिंग सिस्टम ऑफ पेमेंट फंड्स. अब ये क्या होता है ये हम आगे समझेंगे. अब ओवरव्यू दे रही हूँ जस्ट. सेकेंडरी फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शन होता है हमारा मेन फंक्शन और उसके बाद है हमारा सेकेंडरी फंक्शन. सेकेंडरी फंक्शंस को हमने 2 टाइप से डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट वन है एजेंसी फंक्शंस एंड सेकंड वन जनरल यूटिलिटी सर्विसेज. बच्चे एजेंसी फंक्शंस के अंदर कलेक्शन और पेमेंट ऑफ क्रेडिट, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, ट्रस्टीशिप एंड एग्जीक्यूटर, रेमिटेंस ऑफ मनी, रिप्रेजेंटेशन एंड कॉरस्पॉन्डेंस, बुलियन एंड ट्रेडिंग वर्क हो जाता है. नेक्स्ट वन है जनरल यूटिलिटी सर्विसेज. इसमें लोकल फैसिलिटी, एक्टिंग एज ए रेफरी, issuing letters of credit, acting as underwriters, information banks, traveler checks, gift checks, foreign exchange और merchant banking services. ये इतने सारे वर्क्स हैं हमारे जनरल यूटिलिटी सर्विसेज के अंदर. नेक्स्ट वन है डेवलपमेंट फंक्शंस. नेम से ही पता चल रहा है कि डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क्स करने हैं. तो इसके अंदर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, एक्सटेंशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू रूरल एरियाज, लोन देना है वीकर सेक्शन को, वो वर्क लोन देंगे वीकर सेक्शन से तो ऑब्वियसली वो आगे कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे हमारी डेवलपमेंट होती है. नेक्स्ट वन है मॉडर्न फंक्शंस, एटीएम, स्मार्ट कार्ड्स, टेली बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और राउंड द क्लॉक बैंकिंग. तो अब हमने स्टडी करनी है प्राइमरी फंक्शंस की. तो प्राइमरी फंक्शंस के अंदर हम मेन फर्स्ट पॉइंट करेंगे. थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि व्हाट इज प्राइमरी फंक्शंस. कर रहे हैं कमर्शियल बैंक्स के प्राइमरी फंक्शंस. बच्चे प्राइमरी फंक्शंस को हम एसिड टेस्ट फंक्शंस भी बोल सकते हैं. और अब प्राइमरी फंक्शंस के अंदर मेन फंक्शंस क्या हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स. सो सिंपल है कि बैंक्स जो है वो पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं. जैसे हम भी अपनी मनी जो भी है वो डिपॉजिट करवाने जाते हैं, तो वही सेम पॉइंट है कि फिर बैंक्स क्या करते हैं उस डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं. अब बैंक्स डिपॉजिट, और यही मेन बैंक्स की इनकम होती है. जो जितना पैसा हम डिपॉजिट करवाएंगे वो ही आगे बैंक्स उसको ही बेस मान के लोन इशू करती है. तो मेन जो फंड है वो इसी रीजन से होता है कि डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना. अब ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने के मेन अलग अलग पॉइंट्स हैं कि किस तरह के होते हैं डिपॉजिट्स. फर्स्ट वन है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के अंदर क्या होता है कि एक फिक्स पीरियड के लिए आप डिपॉजिट्स को फिक्स करते हो. फॉर एग्जांपल मैंने 5 इयर्स की एफडी करवा ली है या 10 इयर्स की एफडी करवा ली है. तो 10 इयर्स की, तो उस अमाउंट को आप इतने पर्टिकुलर ईयर्स तक नहीं निकाल सकते. कुछ एक्सेप्शन केस है जिसके अंदर ये एफडीज आप ब्रेक कर सकते हो. अदरवाइज ये एफडीज पर्टिकुलर ईयर, जितने ईयर्स के लिए, मान लीजिए मैंने 5 इयर्स की अपनी एफडी करवाई है तो 5 इयर्स के लिए मैं इस एफडी को ब्रेक नहीं कर सकती हूँ, मैं इनसे क्लेम नहीं ले सकती हूँ. आफ्टर 5 इयर्स आपको इस पे क्लेम मिल जाता है और इस पे इंटरेस्ट रेट हाई होता है. तो ये मेन होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. सेकंड वन है करंट डिपॉजिट अकाउंट. करंट डिपॉजिट अकाउंट में आपको कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है. इसका बस मेन यही होता है कि आप किसी भी टाइम पे पैसा विड्रॉ कर सकते हो, कभी भी डिपॉजिट कर सकते हो और कभी भी विड्रॉ कर सकते हो. इस पे कोई भी इंटरेस्ट चार्जेस आपको नहीं मिलेंगे. नेक्स्ट वन है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट. इस पे इंटरेस्ट रेट मिलता है बट एज ए कंपैरिजन टू लेस फिक्स डिपॉजिट. एफडी पे आपको हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है बट
सेविंग्स में आपको कम इंटरेस्ट रेट मिलता है और इसके अंदर आपको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट 1 वीक के अंदर विड्रॉ कर सकते हो, उससे ज्यादा अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो एक फिक्स्ड पीरियड, फिक्स्ड इनकम, सॉरी फिक्स्ड अमाउंट होती है, वो फिक्स्ड अमाउंट आप 1 वीक के अंदर विड्रॉ कर सकते हो सेविंग अकाउंट में। उससे ज्यादा लिमिट दे दी जाती है और उस लिमिट में ही आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट वन है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स के अंदर क्या होता है कि आपको हर स्पेसिफिक, हर मंथ के अंदर आपको कुछ स्पेसिफिक अमाउंट डिपॉजिट करवानी पड़ती है, तो उसको हम बोल देते हैं रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स। इसके अंदर आप वही सेम है कि अमाउंट आप विड्रॉ नहीं करवा सकते, बट कुछ पर्टिकुलर एक्सेप्शनल केस है उसमें आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हर मंथ के एंड में एक फिक्स्ड अमाउंट मैंने डिपॉजिट करवानी है, या आप 12th मंथ के, 24 मंथ्स, 26, तो इस तरह से 36 मंथ्स के लिए आप ये डिपॉजिट्स करवाते हो। और उस पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए मैंने 12 मंथ्स की ले ली है, तो अब 12 मंथ्स तक मैं ये अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकती हूँ और इसके लिए मुझे पर्टिकुलर मंथ के एंड में एक फिक्स अमाउंट पे करनी पड़ेगी, तो उसको हम बोल देते हैं रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स। क्लियर हो गया आपको कि ये जो थे वो हमारे थे प्राइमरी फंक्शन। एडवांसिंग लोन्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट, एडवांसिंग लोन। बच्चे मैंने आपको अभी बोला कि जब मनी डिपॉजिट हो गई है बैंक के पास, तो अब बैंक डिपॉजिटेड मनी में से आगे लोन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आपको एक पॉइंट समझना चाहिए कि जो भी लोन प्रोवाइड होते हैं उसके लिए बैंक्स को, जैसे मान लीजिए बैंक्स के पास 1 करोड़ रुपीज डिपॉजिट हो गए हैं, तो अब बैंक्स 1 करोड़ का 1 करोड़ आगे एज ए लोन नहीं दे सकता है। उसके लिए बैंक्स को कुछ अमाउंट आरबीआई के पास रखना पड़ता है और कुछ अमाउंट अपने पास एज ए रिजर्व रखना होता है, जिसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये क्या है, डिफरेंस क्या है, कितना परसेंटेज है, आज के टाइम में मैं आपको उसके पूरे का पूरा डीपली कॉन्सेप्ट बताऊंगी, लेकिन आज हम एक बार प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शंस के बारे में कर रहे हैं स्टडी। तो लॉन्स प्रोवाइड हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए 1 करोड़ है, 1 करोड़ का 10% एज ए लीगल रिजर्व रेशियो में रखना है। फॉर लीगल रिजर्व रेशियो में आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो। तो वो रेशियो रखने के बाद जितना अमाउंट रिमेनिंग रहेगा वो हम एज ए लोन प्रोवाइड कर देते हैं। ज्यादातर ये लोन्स कमर्शियल पर्पस के लिए ही दिए जाते हैं। अब उसके अंदर फर्स्ट वन है मनी एट कॉल। बच्चे मनी एट कॉल का मतलब क्या है, नेम से ही पता चल रहा है। कॉल, कॉल मीन्स कॉल कितनी देर की हो सकती है, शॉर्ट पीरियड के लिए हो सकती है। तो यस, दिस इज इशूड एज ए लोन बाय द बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड। ठीक है, तो शॉर्ट पीरियड के लिए बैंक्स जो है वो इशू करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 डे से 14 डेज के लिए। ये ज्यादातर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ही नीड होती है, तब ही दूसरे बैंक्स इशू करते हैं। फॉर एग्जांपल कमर्शियल बैंक्स के अंदर मान लीजिए देना बैंक है, एसबीआई बैंक है। अब एसबीआई बैंक को कोई मनी की नीड है, तो 14 डेज के लिए देना बैंक ने पे कर दिया, इशू कर दिया है एज ए लोन, या 5 डेज के लिए इशू कर दिया है, तो उसको हम बोल देते हैं मनी एट कॉल। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ये ज्यादातर लिक्विडिटी को इंश्योर करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स क्या है कि प्रॉमिस करते हैं कि आपको इतने डेज बाद इतनी अमाउंट फिक्स कर दी जाएगी, तो ये एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है। ठीक है, प्रोमिसरी नोट है जो कि बैंक इशू करता है कि 14 डेज के अंदर ये पर्सन इस बैंक को इतनी अमाउंट पे कर देगा, तो उसको हम बोल देते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। ये डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स भी थ्रू बाय बैंक होता है। नेक्स्ट वन है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, मान लीजिए आपके बैंक के अंदर 5 लाख रुपीज डिपॉजिट है, लेकिन आपको नीड है 5,15,000 की, तो 15,000 बैंक आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर देता है। एक्स्ट्रा अमाउंट पे कब करेगा, जब आपकी बैंक के अंदर अच्छी क्रेडिबिलिटी है, आपकी गुडविल बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे क्लाइंट हो बैंक के, बैंक को आप पे ट्रस्ट है।
ठीक है। तो इस वजह से बैंक जो है वो आपको 15,000 एक्स्ट्रा इशू कर देगा, दैट इज नॉन एज ओवरड्राफ्ट। इस पे बैंक आपसे इंटरेस्ट एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन है क्रेडिट टू गवर्नमेंट। ऑब्वियसली जब बैंक्स क्या करते हैं, अब इसके अंदर गवर्नमेंट को भी क्रेडिट देते हैं, इट मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। कैसे? कि बाय इन्वेस्टिंग इन देयर सिक्योरिटीज, कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के अंदर बैंक इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इन्वेस्ट करेंगे तो बैंक्स को, गवर्नमेंट को पेमेंट करनी पड़ती है। तो वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज गवर्नमेंट क्यों इशू करती है? कि गवर्नमेंट को फंड्स की नीड है, तो वो बैंक्स परचेज कर लेते हैं। और इससे क्या होता है, गवर्नमेंट के पास मनी आ जाती है और बैंक्स जो है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये भी एक तरह से क्या हो गया है, गवर्नमेंट को लोन्स दे दिए हैं। नेक्स्ट वन है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट के अंदर कि बैंक ने आपको करंट एसेट्स के बेस पे, ठीक है, आपकी कोई सिक्योरिटीज है, आपके कोई फिक्स डिपॉजिट्स हैं, उनको एज ए कोलेटरल रख के, उसको एज ए सिक्योरिटी के बेस पे, उसके अंदर यूज आप ही कर रहे हो उस एसेट को। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई घर है, अब उस घर को एज ए सिक्योरिटी रख के और आपने बैंक से लोन ले लिया, तो उसको हम बोल देते हैं कैश क्रेडिट। क्लियर हो गया बच्चे कि कैश क्रेडिट क्या होता है? तो उससे किसी भी पर्सन को लोन मिल जाता है। नेक्स्ट वन है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा, हो सकता है थोड़ी क्लास लेंथी हो जाए। अब क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, कमर्शियल बैंक्स के अंदर ऐसी एक क्वालिटी होती है कि वो मिनिमम अकाउंट से भी बहुत ज्यादा फंड्स रेज कर लेते हैं। अब क्रिएशन ऑफ क्रेडिट के अंदर वही है कि वो क्रेडिट को भी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने बैंक में 1,000 रुपीज डिपॉजिट करवाए, ठीक है, 1,000 में से 1,000 का मान लीजिए 10% है आपका LRR है, लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो को वो हो गया है कि मींस कहने का मतलब है कि क्रेडिट रेशो और SLR, जो LRR का पार्ट है, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, वो 10% हम एज्यूम करके चलते हैं। तो वो एज्यूम करके चलेंगे तो 1,000 का 10% कितना हो गया, 100 रुपीज। तो बैंक ने RBI के पास और अपने पास रख लिया, बाकी कितना रिमेनिंग रहा, 900 रहा। तो अब ये जो 900 बैंक के पास है, बैंक उसको क्या दे देगा, आगे लोन दे देगा। समझ आ गया कि 1,000 रुपीज डिपॉजिट थे, बैंक ने 100 रुपीज अपने पास रिजर्व रख लिया है और 900 का लोन दे दिया। अब वो 900 का जो लोन दिया है, बैंक अब क्या करेगा, एक इसके अंदर है ना अजम्पशंस मान के चलते हैं कि बैंक्स कहते हैं कि पूरी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी ट्रेडिंग्स होती हैं वो सारी की सारी बैंक के थ्रू होती है, कैश के अंदर कोई भी ट्रेडिंग नहीं होती है। तो अब जब ये 900 रुपीज मैंने लोन दिया है, तो वो 900 की जो भी ट्रेडिंग्स होगी वो सारी की सारी किसके थ्रू होगी, बैंक्स के थ्रू होगी। बैंक चाहे कोई भी हो, चाहे देना बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, या SBI है, या PNB है, सारी ये कमर्शियल बैंक्स हैं। और पूरे के पूरे ऑल कमर्शियल बैंक्स को एक यूनिट माना जाता है। आता कहाँ है, कमर्शियल बैंक में, चाहे वो कोई भी बैंक हो। तो जो बैंक्स की एक अजम्पशन और बनती है, बैंक्स की वो अजम्पशन क्या है कि पूरे को पूरे जो कमर्शियल बैंक्स है एक यूनिट है, ठीक है, और वो अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं। तो पूरी इकोनॉमी के अंदर से जो भी इन्वेस्टमेंट, अब ये 900 है, चाहे किसी भी बैंक में आए तो क्या हमारी कमर्शियल बैंक में, तो वो 900 रुपीज फिर हमें रिसीव हो गए। क्लियर है? अब इस 900 का हम क्या करेंगे, आगे 10% फिर सिक्योर कर लेंगे। 900 का 10% कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, बाकी कितना रहा, 810। अब 810 बैंक के पास फिर आ गया, बैंक ने क्या किया, 810 को फिर इशू कर दिया। 810 का फिर 10% बैंक रिजर्व रख लेगा, कितना रख लेगा, 81। तो रिमेनिंग कितना रहेगा, 709। ठीक है, तो बैंक्स ऐसे रिजर्व रखते हैं अपने पास, ठीक है, 729 बन जाएगा ये।
तो ये जो SL, ये अब इसका टोटलिंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज हो जाएगा। और ये इस तरह से चलता रहेगा चलता रहेगा। अब ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10,000। ये 10,000 कैसे हुआ, ये मल्टीप्लायर से हुआ है, मनी मल्टीप्लायर से हुआ है। बच्चे मनी मल्टीप्लायर के, अब 10,000 कैसे बना इसके बारे में भी मैं आपको समझा देती हूँ। एक मनी मल्टीप्लायर होता है, मनी मल्टीप्लायर, ये बताता है कि जो पैसा डिपॉजिट हुआ है उसका कितना गुना आगे मनी का क्रिएशन होगा। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/LRR। LRR मैंने एज्यूम की थी कि 10% है। ठीक है, तो 1 बाय जब आप 10% करोगे तो इसका अमाउंट आ जाएगा 10,000। तो देखो कहाँ पे सिर्फ 1,000 रुपीज डिपॉजिट हुए थे और 1,000 का बैंक ने क्रेडिट क्रिएशन कितने का कर दिया, 10,000 का कर दिया। सोच सकते हो ये बात कि बैंक ने 1,000 डिपॉजिट हुआ था, उस डिपॉजिट का फिर 900 फिर क्रेडिट क्रिएशन किया, 900 से फिर क्रेडिट क्रिएशन ऐड और हो गया 810 का। तो इसको हम बोल देते हैं क्रेडिट क्रिएशन। क्लियर हो गया बच्चे? आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन है चेक सिस्टम ऑफ पेमेंट ऑफ फंड्स। ये तो सो सिंपल है, बैंक्स आपको चेक बुक देते हैं, चेक बुक के थ्रू आप कोई भी फंड्स की पेमेंट करनी है। ठीक है, और बैंक ही एक तरह से वो पेमेंट करता है। तो ये क्या हो गया है, चेक सिस्टम ऑफ पेमेंट ऑफ फंड्स, कि बैंक के चेक्स आते हैं। मान लीजिए मैंने आपको 50,000 रुपीज पे करना है, तो मैंने बैंक के द्वारा दी गई जो चेक बुक है उस पे अपना साइन किया और अमाउंट डाल दी और वो बैंक के थ्रू आपको पेमेंट हो जाएगी। तो वो एक तरह से क्या कर दिया मैंने, एडवांसिंग लोन्स दे दिए। क्लियर हो गया आपको कि व्हाट इज द एडवांसिंग लोन्स। तो बच्चे ये थे सारे के सारे हमारे प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शंस में मेन 2 फंक्शंस थे, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना एंड सेकंड वन है लोन्स के देना। ठीक है, अब डिपॉजिट्स कैसे एक्सेप्ट हुए थे वो समझ लिया, लोन्स कैसे प्रोवाइड किए हैं वो समझ लिया। ओके, पॉइंट बी नोटेड। नेक्स्ट वन है अब इसके अंदर सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस के बारे में अब हम स्टडी करते हैं। सेकेंडरी फंक्शंस के को भी हम आगे 2 टाइप से डिवाइड कर देंगे। उसके अंदर या हम ऐसे करते हैं कि इसकी मैं आप एक अलग से क्लास बना दूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।